चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब तक हम लोगों ने यह सीखा कि आज की तारीख में रिसर्च का काम अगर आसान बनाना है तो रीडिंग राइटिंग स्किल में महारत हासिल होना सबसे पहली आवश्यकता है। रीडिंग स्किल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास, यह मन में रखते हुए करना कि हमें और फास्ट न केवल पढ़ना है बल्कि समझना है, फिर उसको रिप्रोड्यूस करने का अभ्यास करना। समझ में ज्यादा बातें आए, इसके लिए कुछ कारगर तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले अगर उसका सारांश पढ़ लिया जाए और सारांश समझ लिया जाए कि वास्तव में इस चैप्टर में है क्या, तो पढ़ते हुए उसको तेजी से समझते जाना आसान हो जाता है। आपने देखा है आपकी किताबों में कोई चैप्टर शुरू होने के साथ साथ उसका आउटलाइन या चैप्टर के एंड में आप क्या क्या सीख जाएंगे, चैप्टर पूरा पढ़ लेने के बाद क्या नई बातें आप जान जाएंगे, यह सारी बातें पॉइंट्स करके दिए होते हैं। इनको पहले समझ लेना। जब हम सारांश और इस तरह से आउटलाइन पहले से जानते रहते हैं तो हमें तेजी से लाइन दर लाइन आगे बढ़ने में सहूलियत होती है और समझ भी हमारी अच्छी होती जाती है। कई बार अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक एक पैरा अगर छोड़ के भी अगर हम पढ़ें तो बातें समझ में आ जाती हैं, तो पहली मर्तबा एक सरसरी निगाह में रीडिंग जिसको कहते हैं, एक सरसरी निगाह में रीडिंग करना, यह शब्द आपने बार बार सुना होगा। इसका मतलब यही है कि यदि इस चैप्टर में क्या है यह आप जानते हैं और यह जानने के साथ साथ उसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हर पैरा पढ़ना जरूरी न हो बल्कि समझना जरूरी हो कि वास्तव में पूरे पेज में या पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है। पूरे पेज या चैप्टर की बात, बहुत बड़ा चैप्टर है, 50 पेज से ज्यादा है तो चैप्टर हम कह रहे हैं, 3, 4, 8, 10 पेज है तो पेज हम कह रहे हैं। कई बार हम 8-10 पेज है तो उसमें 1-2 पैरा 4 पैरा छोड़ दें तब भी हमारी समझ पूरी हो जाती है। यही बात चैप्टर के साथ भी लागू होता है। तो पहली रीडिंग में हम जल्दी सारांश और आउटलाइन समझते हुए हम पूरे चैप्टर को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें, फिर दूसरी रीडिंग उसकी ठीक से करें। अब दूसरी रीडिंग में भी हमारे लिए यह सहूलियत होगा कि जो पहले हम पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, उसको छोड़ना आपके लिए बड़ा आसान होगा। मुख्य उद्देश्य आपका यह है कि वास्तव में पूरे पेज में या पूरे पैरा में कहा क्या गया है। कई बार एक ही बात को कई पैरा में कहा गया होता है, तो ऐसी दशा में हम पैरा छोड़ करके, लाइन छोड़ करके पढ़ सकते हैं। एक तीसरा तरीका होता है कि आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, हम आवश्यकता अनुसार अपनी ग्रास्प को बढ़ाने के लिए कभी भी 2 लाइन पीछे या 2 पैरा पीछे जा सकते हैं। बात को समझना मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम घड़ी देख करके देखें और ऐसा अभ्यास करके देखें कि हम कैसे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसा बार बार जब हम करते हैं और खास करके यह जब अलग अलग विधियों में, कभी न्यूज़पेपर में भी, कभी न्यूज़पेपर में अगर कुछ बातें, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अभ्यास कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ बातें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और दोबारा पढ़ करके आप यह देख सकते हैं कि 2-2 लाइन 4-4 लाइन अगर आप छोड़ के पढ़ते हैं तो आप किस प्रकार से उसको समझते हैं, कौन सी लाइन छोड़ा जाए, कौन सी लाइन जरूर पढ़ा जाए, यह हमारी समझ में आने लगता है जब हम इस तरह से प्रयास करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानियों को पढ़ने में लगने वाला समय, आपके सब्जेक्ट पे किसी चैप्टर को पढ़ करके समझने में लगने वाला समय,
अखबार को पढ़ के लगने वाला समय, नॉवेल को पढ़ के लगने वाला समय, ये सारी चीजें अलग अलग हैं और निश्चय ही इसमें हमारी समझ में आने वाले कंटेंट का जो प्रपोर्शन है वह अलग अलग होता है। जो चीज हमें बहुत पसंद है वो पहली ही रीडिंग में 90% हमें ग्रास्प हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जिस चीज में हमारा बहुत मन नहीं लगता है उसमें हो सकता है कि 30-40% ही पहली बार की रीडिंग में समझ में आए। इस प्रकार 2-3 रीडिंग कम से कम आवश्यक होता है किसी भी चीज को 90% तक समझ लेने के लिए। लेकिन जब हम ऐसा अभ्यास करते चले जाते हैं तो अभ्यास के द्वारा यह प्रपोर्शन जो रिटेन होता है हमारे मेमोरी में वह बढ़ता चला जाता है और साल भर के प्रयास के बाद निश्चय ही आप इसमें बिल्कुल दक्ष हो जाएंगे कि एक बार की रीडिंग में 70 से 80% तक चीजें आपके दिमाग में ठहर जाएं और 2 बार रीडिंग कर लिया तो वह पूरा पुख्ता हो गया। और आगे चल करके ऐसा भी होगा जैसे वकील और डॉक्टर और सीईओ के साथ होता है कि पहली रीडिंग में ही काम भर की 100% बातें उनको समझ में आ जाती हैं। वास्तव में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम काम भर की 100% चीजें ग्रास्प कर लें। शब्दशः न कोई चीज याद करना जरूरी है न उसे रिप्रोड्यूस करना होता है, हम उसके कंटेंट को पूरी तरह से आत्मग्राह कर लें, हम उसको समझ लें, हम उसको ग्रहण कर लें और जब ऐसा हो जाता है तो कभी भी हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। शब्दशः रिप्रोड्यूस करने की आवश्यकता शायद ही कभी होती है। हमेशा वास्तव में आपने क्या जाना है, आपने क्या रिटेन किया है, आपने क्या समझा है, यही रिप्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये हमने 8-10 तरीके आपको बताए, उसी तरह राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए 3-4 तरीके पर्याप्त हैं। जैसे हर दिन अपनी डेली डायरी आप लिखिए। डेली डायरी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपनी लेखन शैली, लेखन गति और लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ आपसे केवल वही लिखें, क्या क्या कहां कहां मिस हुए आप, कहां कहां आपसे गलतियां हुई, क्या क्या और बेहतर आप कर सकते थे। अगर इन सब बातों को आप समाहित करें और यह अभ्यास यदि शब्दों की संख्या सीमित करके फिक्स करके आप करें, जैसे 500 शब्दों की डायरी आप हर दिन लिखें, या जो बहुत बिजी है या धीरे धीरे आप बहुत बिजी हो गए तो 300 शब्दों का, 200 शब्दों का, या यह भी एक दूसरा अभ्यास है कि जो चीज 500 शब्दों में लिखा उसे 100 शब्दों में ही कैसे लिख लें। आप पहले दिन 500 शब्द में लिखिए, दूसरे दिन पूरे दिन की बात को 100 शब्दों में लिखिए। इस तरह से घटाते बढ़ाते हुए भी अपने अभ्यास का ढंग आप बदल सकते हैं। दूसरे, एडिटोरियल का संक्षेपीकरण करें, प्रेसी राइटिंग लिखें। एडिटोरियल खासकर अंग्रेजी अखबारों का, और वो भी जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के छात्र नहीं हैं उनके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है कि अखबार जैसे इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल लीजिए, उसको सरसरी निगाह से पढ़ डालिए। नहीं समझ में आया दूसरी बार पढ़िए, फिर भी नहीं पूरी समझ में आया तीसरी बार पढ़िए। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप रीडिंग अपनी राइटिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए कि जो नए शब्द आ रहे हैं उनको आप एक रजिस्टर में लिखते जाइए। बाद में या उसी समय उसको डिक्शनरी से खोल करके देखिए। डिक्शनरी से खोलकर देखने में अर्थ बहुत फायदा है। एक शब्द को ढूंढने में आपकी निगाह हजारों शब्दों पर जाते हैं और बार बार जब आप डिक्शनरी खोल के नए नए शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो डिक्शनरी के प्रत्येक शब्दों से सैकड़ों बार आपकी निगाह गुजर चुकी होती है और 6 महीने 8 महीने बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि डिक्शनरी के अधिकांश शब्दों से आप परिचित हैं। शब्द लिखिए, उसका अर्थ अंग्रेजी में लिखिए, हो सके तो एक वाक्य प्रयोग भी बना के लिखिए। वह रजिस्टर डेटवार हो, तिथिवार हो, तो निश्चय ही 5 से 6 महीने में आपकी लेखन क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। दूसरा एक्सरसाइज एक है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी का कोई भाषण आपने सुना, अपने प्रधानमंत्री जी का।
हमारे प्रधानमंत्री भाषण बहुत ही बढ़िया देते हैं। उनकी इस क्षमता का मैं कायल हूं और मैं आज के 10 साल पहले उनके भाषणों को सुन करके भाषण शैली और लेखन शैली दोनों अपनी बढ़ाने में मैंने मदद पाई है। आप कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ही भाषण को आप सुने, किसी का भाषण जो आपको अच्छा लगता है। आज YouTube का जमाना है, YouTube में जाकर के आप कभी भी किसी के भी भाषण को दोबारा सुन सकते हैं, एक नहीं 10 बार सुन सकते हैं। भाषण सुनने के बाद उसका संक्षेपीकरण लिखिए, इससे भी आपकी लेखन क्षमता का बहुत तेजी से विकास होगा। कोई सिनेमा देख करके आते हैं, 100 शब्दों में 50 शब्दों में उसका सार संक्षेप लिखिए। कोई अच्छा टीवी पे प्रोग्राम आपने देखा, उसका संक्षेपीकरण आप करके देखिए। इस तरह से जब आप लिखते हैं तो आपको लिखते समय ही अपनी कमियों का आभास होने लगता है। कई बार आप शब्दों को बदलते हुए और बाद में जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा उसको 2-3 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, या मैं ये कहूंगा कि 1 हफ्ते बाद अपने पुराने लिखे को जरूर पढ़िए, तो आपको लगेगा कि इसमें तो और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट होने की संभावना थी। और इस तरह से आप अपनी लेखन क्षमता का निरंतर विकास करते हुए शीघ्र ही 3 से 4 महीने में उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और किसी भी सुनी गई बात को बड़े ही अच्छे ढंग से पुनः प्रस्तुत कर लेने की लेखन के द्वारा आप में क्षमता पैदा हो जाएगी। हमने आपको एक्सरसाइज दिया कल एक समाचार का अंश और उसके आधार पर एक भाषण तैयार करना है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय में नेशनल गेम अकेडमी हॉकी अकेडमी खुलने जा रही है और उस अवसर पर ताजा अपने ओलंपिक गेम के खिलाड़ियों के उदाहरण देते हुए बेसिक थीम यह रखते हुए कि हम चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियों में अगर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, कि कैसे बैकग्राउंड से हम आते हैं, इन सब का प्रभाव वास्तव में शून्य किया जा सकता है यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो और हम अपने लक्ष्य के प्रति सदैव चैतन्य रहें। इस थीम को लेकर के आप किस प्रकार से भाषण, हमने आपको शब्दों में कहा, आगे चल करके हम आपको मिनट्स में कहेंगे। इस तरह के अभ्यास जब आप बार बार करेंगे तो निश्चय ही आपके अंदर रीडिंग कैपेबिलिटी, राइटिंग कैपेबिलिटी, स्पीच कब दें, कैसे प्रभावशाली स्पीच दें। और इसी तरह से आज के चैप्टर में है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग अर्थात निगोशिएशन। जनरली बिजनेस हाउसेस के 2 रिप्रेजेंटेटिव में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निगोशिएशन होते हैं, या राष्ट्राध्यक्षों के बीच, या भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर के कई बार डायलॉग की बात आप सुनते हैं। डायलॉग अर्थात निगोशिएशन, मेज पर आमने सामने बैठ करके किसी समस्या या किसी व्यवसायिक लेन देन के बारे में एक निर्णय पर पहुंचना। वास्तव में यह एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हितों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और इस रस्साकसी में प्रायः किसी निष्कर्ष पर दोनों टीम नहीं पहुंच पाते। यद्यपि ऐसी प्रत्येक स्थिति दोनों पक्षों के लिए खराब है, परंतु निगोशिएशन की कला में माहिर न होने की दशा में यह नितांत संभव है कि इस प्रकार के निगोशिएशन टेबल पर दोनों पक्ष घंटों बिताने के बावजूद भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। वास्तव में निष्कर्ष चाहे जिस भी पक्ष के उत्साह या योग्यता की वजह से पहुंचा जाए, यह दोनों पक्षों की विजय होती है जब किसी निगोशिएशन टेबल पर वास्तव में हम एक निष्कर्ष तक पहुंच जाएं। निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है जब समाधान कुछ इस प्रकार का हो जिसमें दोनों पक्षों के लाभ निहित हो। और जब आप
दूसरे पक्ष को या दूसरा पक्ष आपको यह कन्विंस कर देता है कि वह पूरी तरह से सिर्फ अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि उसके द्वारा निकाला जाने वाला निर्णय या उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विकल्प कुछ इस प्रकार का है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो रहा है, तो ऐसी दशा में दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच पाते हैं और तब हम कहते हैं कि वह निगोशिएशन कामयाब रहा। यद्यपि हम पहले से नहीं जान सकते कि निगोशिएशन टेबल पर बातचीत की दिशा क्या हो जाएगी, परंतु पहले से यदि हम एक डायलॉग अपना बना लें कि बात किस प्रकार से शुरू होगी, इसका अनुमान लगाते हुए किस दिशा में किस प्रकार यह बढ़ने वाली है, यह सब अनुमान लगाते हुए उनके विकल्पों को सेलेक्ट करते हुए यदि हम एक राइटअप तैयार कर लें तो निगोशिएशन की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हम अपने को आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसे राइटअप को हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम आपको डायलॉग राइटिंग संबंधी भी असाइनमेंट देंगे। यहाँ 3-4 बातें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं कि आपका डायलॉग, आपका नेगोशिएशन बहुत ही विनम्र हो। पहली बात, यह विनम्र तब हो सकता है जब अगले पक्ष की, आपके सम्मुख जो बैठा है उसका पर्याप्त इज्जत करते हुए, उसको सम्मान प्रदान करते हुए और उसके हितों की अनदेखी किए बिना जब आप बातचीत प्रारंभ करते हैं। तीसरी बात, बातचीत कुछ इस प्रकार का हो जिसमें कि अगले को आप पूरा मौका दें कि वह अपनी बात रखे, उसे भरपूर मौका दिया जाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि दोनों पक्षों के सम्मुख भरपूर अवसर हो जिसमें वो अपने अपने शक, शुभा, अपेक्षाएं, हित, अनहित सबकी खुले रूप से चर्चा करें। वास्तव में इसमें कुछ समय लग सकता है और इसको आसान बनाने के लिए यदि एक कॉर्डियल माहौल में बातचीत शुरू किया जाए, व्यक्तिगत बातों से बात शुरू करके व्यावसायिक उपलब्धियों और व्यावसायिक विशेषताओं पर बात को लाते हुए तब मूल विषय पर आया जाए, तो दोनों पक्ष अपने को धीरे धीरे सामान्य करते हुए जो भी झिझक है, जो भी टेंशन है, उनको दूर पटकते हुए वह अपना निगोशिएशन सरलतापूर्वक और स्मूथली शुरू कर पाते हैं। तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। यद्यपि डायलॉग राइटिंग में हम इसको बहुत विस्तार पूर्वक स्थान नहीं देते, परंतु शुरू के 2-4 लाइन इससे संबंधित अवश्य हो डायलॉग में, जिससे कि हमेशा हमें यह याद रहे कि निगोशिएशन एक पॉजिटिव माहौल में, एक इंकरेजिंग इन्वायरमेंट में, एक दूसरे के हितों को पर्याप्त तवज्जो देने के माहौल में शुरू हो तो इसके सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। नेगोशिएशन में प्रायः बातें हितों की टकराहट पर आकर रुकती हैं, ठहरती हैं, अटकती हैं, और ऐसी दशा में कोई कड़ा समाधान, वास्तव में जितना समाधान कड़ा होगा उतना उसके समाधान के रूप में घटित न होने की संभावना बढ़ती जाएगी। समाधान जितना सरल होगा, जितना ज्यादा विनम्र होगा, उतना ज्यादा उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कई बार कोर्ट में समाधान, यद्यपि हम समझते हैं कि कोर्ट में समाधान आसान है, परंतु शायद यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे जब बात कोर्ट में जाकर के समाप्त हो। ऐसी स्थिति कभी न आने दें। ऐसी स्थिति न आने देने के लिए ही यह डायलॉग राइटिंग संबंधी प्रयास की बात आपसे कही जा रही है। जब हम पहले से अपने डायलॉग को एक लिखित रूप में सोचे समझे तरीके से उसको प्रोग्रेशन उसका हम डिसाइड कर लेते हैं, तो बहुत बार यह संभव होता है, 10 में से 9 बार यह संभव हो जाता है कि आपके निगोशिएशन की दिशा उसी प्रकार से तय होती चली जाएगी जैसा कि अपने डायलॉग राइटिंग में आपने तय किया है। क्योंकि लिखते समय आप शांत मन से दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रख करके एक ऐसे विकल्प की ओर बढ़ना चाहते हैं जो एक विन विन सिचुएशन पैदा करे, तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि ऐसी दशा में कोई भी निगोशिएशन अपने आखिरी मुकाम तक सफलतापूर्वक पहुंच ही जाएगी।
इस प्रकार नेगोशिएशन जो एक बहुत ही जटिल कला है, इस कला में माहिर होने के लिए हम डायलॉग राइटिंग का सहारा लेते हैं। बार बार अभ्यास करने से न केवल आपकी लेखन शैली, निर्णय की क्षमता, लिखने की क्षमता, बल्कि उसके साथ साथ आपकी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। स्पीच राइटिंग के बारे में भी यही सही है। हम आपका असाइनमेंट देखेंगे कि आपने वह किस प्रकार से ऐसी स्थिति के लिए लिखा है, तो उसके पर्सनल सजेशंस भी हम आपको भेजेंगे। यहां हम रुकते हैं आपसे पूछने के लिए, यदि आपके मन में अब तक की बातचीत को लेकर के कहीं कोई शंका हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो या कोई जानकारी देना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। प्लीज। हेलो, बात हमारी पहुंच रही ना? यस सर। तो एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क? आप बता रहे थे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ बताइए, थोड़ा नजदीक आगे बोलिए। हाँ बोलिए जूही। रीडिंग में उनको कहीं जो आप बता रहे थे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग। नहीं, रीडिंग करते समय ना, जैसे हम लोग क्या एक परंपरागत तरीका है कि सिर्फ आगे बढ़ते चले जाएं, पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते ही चले जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप पीछे जा सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आई, फिर से रुक के पढ़िए। कोई एक पैरा समझने के लिए हो सकता है 4 पैरा आपको पीछे जाना पड़े, वहां भी जाइए। तो ऐसा कोई बंधन अपने पढ़ने के ढंग में न रखिए। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड आना जाना। हाँ, बार बार हम आगे पीछे होकर के जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल सही ढंग से स्थान बना पाने में सफल होती है। कौन जाए आप? सर, आपने जो स्पीच राइटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट दिया है तो उसको मैंने कंप्लीट किया, बट मुझे क्वेश्चन से ये लगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडिकेट किया जा रहा है, कंट्रीब्यूट किया जा रहा है कि हम पर्टिकुलर गोरखपुर शहर में इंस्टीट्यूट खोलना है। तो मैंने उस चीज को नजर में रखते हुए अपने असाइनमेंट को किया है। ठीक है, ठीक है। आपने असाइनमेंट भेज दिया है? यस सर, मैंने भेज दिया। ठीक है, गुड। कोई बात नहीं। आपने कुछ समझा, जो भी समझा उसको दूसरों को समझाने में कितना आप सफल होते हैं। दरअसल आपकी सफलता का यही पैमाना यहाँ पर पूरे क्लास में, ड्यूरेशन में, पूरे कोर्स में रखा जाएगा। यानी हाउ सक्सेसफुली यू कैन कम्युनिकेट द थिंग्स दैट यू रियली वांट टू कम्युनिकेट। इट मे मोस्ट ऑफन रिलेट टू योर रिसर्च ओनली, लाइक हाउ टू राइट योर सिनॉप्सिस। There is always some particular method that is settled today to write for. For example, leave application. क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से लेकर आज तक भी, कारण चाहे जो भी हो, जब भी आपको छुट्टी और लेने की आवश्यकता होती है, बचपन में आप लिखा करते थे कि since I am suffering from fever, kindly grant me leave for 2 days. भले बुखार ना हो। आज आपको लिखना होता है तो आई हैव सम पर्सनल रीजन, काइंडली ग्रांट मी लीव। सम वेरी इसेंशियल रीजन, काइंडली ग्रांट मी लीव। भले होटल में आज हम दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, इसलिए ऑफिस नहीं आएंगे, लेकिन हम क्या एप्लीकेशन लिखेंगे? आई हैव सम पर्सनल रीजन और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, देयरफॉर आई एम अनएबल टू कम टू द ऑफिस। देयर इज अ सटल्ड फॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ फॉर्मल राइटिंग, बिकॉज if people are allowed to write their story, it will become very difficult process for office to understand what really is the reason behind the leave. So in order to simplify it, there has been formulated or there has been fixed a format which must be followed in all the formal communication. Similarly, synopsis you can prepare in your own way. But how can it convey the meaning or the purpose in the most convenient manner? It requires some particular format.
Therefore, a particular format is fixed, and your synopsis will be considered to be good one only when you follow the format. Number 1, you remain precise. Number 2, you are easy in your language. Number 3, and you are able to convey what really you want to convey. Number 4. If these 4 facts are kept in mind and they are successfully achieved, then your synopsis will be considered to be a good one. So this was the simplest example of a formal application and synopsis. Now the ultimate thing is your thesis. Your thesis is 300 to 400 pages document, and how to prepare in the most communicable manner is the biggest challenge. But before achieving this challenge, there are several other challenges. What should be the research methodology, how to achieve it, how to do the literature review, how to select the various statistical tools, how to apply them in the given data, how to assimilate the data in such a manner that you could carry on your research in your own way. So hundreds of such challenges which relate to research methodology, and that you are already undergoing as a separate subject. You will cover all that. My subject is not only in research, but in every walk of your life. You could prove yourself in the most communicable manner, most lucid, and successfully convey whatsoever you really want to convey, either by the word of mouth or in the writing format. You got the point? So I stop here because time is over now, and perhaps I shall not be able to take class tomorrow. In that place, I shall take class in another session. So I shall give you some assignment on this. The purpose of giving you assignment is to keep you on track by practice. Practice, practice, practice. Practice is the crux of all the excellence in communication. So I want to keep you practicing for everything that I teach you in every given class. Okay? Thank you. Let us start. Thank you.